व्याख्यान 5। पिछले व्याख्यान में हमने ये देखा कि एक आवेश का वितरण या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम रो आर से इंगित करते हैं, ये अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्थापना करता है। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। चार्ज अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करता है और यह विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो इसलिए हम इस क्षेत्र को एक सदिश राशि का क्षेत्र है, जिसको हम बोलेंगे वेक्टर फील्ड। तो ऐसी कोई राशि जो वेक्टर हो, जो सदिश हो और एक उसका क्षेत्र हो, तो उसको हम वेक्टर फील्ड या सदिश राशि बोलेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था कि किसी भी सदिश राशि की दो गणितीय गुणधर्म या मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी हमको आवश्यकता होती है यदि उसको कहीं निकालना हो। तो उनको हम कहते हैं डाइवर्जेंस और कर्ल। तो अब हम इन व्याख्यानों में हम वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस और कर्ल का अध्ययन करेंगे और उनके भौतिक विज्ञान से संबंध के बारे में सीखेंगे। इसमें और आने वाले 2-3 व्याख्यानों में उद्देश्य रहेगा। तो इससे पहले कि मैं गणितीय परिभाषा दूं और थोड़ा गणित में जाऊं, मैं आपको थोड़ा सा एक अनुभव देना चाहूँगा अपने चारों ओर किस तरीके से कौन कौन से अलग वेक्टर फील्ड से सदिश राशि के क्षेत्र होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को देखना बड़ा मुश्किल है। तो यदि मैं आपको ऐसे उदाहरण दूं जहां आप इनको देख सकें तो आपको इनके बारे में एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, अच्छा सा महसूस होगा इनके बारे में। तो उसके बारे में अब मैं आपको उसकी अनुभूति देना चाहता हूँ। तो वेक्टर फील्ड या जिसको हम बोलेंगे सदिश राशियों का क्षेत्र के कुछ उदाहरण। तो जब भी मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में या विद्युत क्षेत्र के बारे में बताऊंगा तो आप इनको अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको बड़ी अच्छी एक उस फील्ड के बारे में अनुभूति आएगी, क्योंकि आप इन दोनों को
में समरूपता देख सकते हैं। तो जैसा कि पहला उदाहरण हमने दिया विद्युत क्षेत्र है, दूसरा उदाहरण होगा चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन इनको आप देखते नहीं हैं। चुंबकीय क्षेत्र की आपने हो सकता है अपने 10वीं या 12वीं में कुछ प्रयोगशाला में इस क्षेत्र की बल रेखाएं खींची हों, लेकिन आसानी से ये नहीं दिखते हैं। तो अब हम तीसरा एक उदाहरण लेंगे और उसमें आप ध्यान से अगर देखें तो आपको एक क्षेत्र दिखेगा, वह है बहते हुए तरल पदार्थ। कोई लिक्विड या तरल पदार्थ बह रहा है तो उसके अलग अलग भागों का वेग। जैसे कि आप मान लीजिए ज़मीन पर एक पानी डाल दें और वो बहने लगे, तो आप देखेंगे कि अगर अलग अलग हिस्सों पर उसके ध्यान दें तो अलग अलग वेग है। जिस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि आप उसमें कुछ छोटे से कागज़ के टुकड़े डाल दीजिए या छोटे छोटे तिनके डाल दीजिए, जिस तरीके से वो बह रहे हैं, जिस गति से वो बह रहे हैं, वो उनका वेग का मान देगा, और जिस दिशा में बह रहे हैं वो उनका दिशा देगी। तो ये एक तरह से एक वेक्टर फील्ड बन जाता है, क्योंकि आपने जगह जगह पर देख रहे हैं कि कुछ वेग है जो कि घूम भी सकता है, या हो सकता है तरल पदार्थ फैल रहा हो तो ऐसे भी जा सकता है। तो हर जगह पर एक वेक्टर है और ये एक आपको वेक्टर फील्ड देता है। और आप देखेंगे बाद में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन करेंगे कि इससे जब हम समरूपता उसकी देखेंगे, इससे हम एनालॉजी निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि आप उससे महसूस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, उसका व्यवहार या उसका गुण जो आप पढ़ रहे हैं, कैसे उसको यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसी तरह प्रकार से आप कभी ध्यान देते हैं तो अगर पानी उबल रहा हो बर्तन में तो उसके ऊपर भाप जा रही होती है, और भाप के अलग अलग हिस्सों का अलग अलग वेग होता है, बड़े अच्छे से दिखता है। तो यह भी एक, अगर आप वेग को उसका चित्रण करें तो यह भी एक वेक्टर फील्ड होगा। क्या है ये? उबलते पानी से बाहर निकलने वाली वाष्प के अलग अलग भागों का वेग। तो यह भी आपको एक वेक्टर फील्ड दे रहा है। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। एक मान लीजिए पेट्री डिश में कुछ पानी भर दीजिए, और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा डाल दीजिए, या आप पानी भरिए और होली में जो पानी के रंग आते हैं उसमें से कोई रंग इसमें डाल दीजिए। यदि आप ऊपर से इसमें देखेंगे तो पेट्री डिश में ऐसे बना देता हूँ उसकी गोलाई, तो आप देखेंगे जहाँ भी आपने रंग डाला है उससे चारों ओर कुछ रंग इस प्रकार से फैलने लग गया है। और जैसे जैसे आप बाहर की ओर जा रहे हैं वेग कम होते जा रहा है और अंदर की ओर वेग तेज है। तो यह भी एक वेग का वेक्टर फील्ड है। और इसके अगर गुण आपने देखने हों
और जैसे कि मैंने कहा कि हम डाइवर्जेंस और कर्ल देखते हैं, तो आप देखिए प्रकाश की किरणें, और विशेष रूप से अगर आप डाइवर्जेंस देखना चाहें तो एक लेंस के पास प्रकाश की किरणें इस ओर आ रही हैं। आप मान सकते हैं कि ये दिशा से एक वेक्टर फील्ड बन रहा है, हालांकि वेग इसका हर जगह एक ही है, और ये फोकस पर आकर मिल जाती हैं। इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस या सम्मिलन। सम्मिलन क्योंकि ये मिल रही हैं, और दूसरी ओर ये दूर जाने लगती हैं। इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये अपने प्रकाशिकी में या ऑप्टिक्स में, या इसको हम कहेंगे विचलन। ये विचलित होकर एक दूसरे से दूर चली जा रही हैं। तो एक तरह से यह भी आपको एक वेक्टर फील्ड और उसके डाइवर्जेंस, और सम्मिलन को हम कह देंगे डाइवर्जेंस का नेगेटिव, उसका उल्टा। तो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस इसके बारे में एक अनुभूति देता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। प्रश्न ये उठेगा कि यहाँ पर अगर मैं ठीक इस बिंदु पर आऊँ, फोकस बिंदु पर, यहाँ पर क्या इनको जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं इनको डाइवर्जिंग कहूँ या कन्वर्जिंग कहूँ, उनकी कन्वर्जेंस क्या है या डाइवर्जेंस क्या है, ये प्रश्न उठेगा। तो ये मैं आपको अभी ये प्रश्न दे रहा हूँ, सोचिए इसके बारे में। तो इसलिए मैं, आप देख सकते हैं कि मैं जब भी एक वेक्टर फील्ड के बारे में सोच रहा हूँ, एक सदिश राशियों के क्षेत्र के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं कह सकता देखे कि ये इसकी डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। इसके लिए मेरे को एक गणितीय परिभाषा देनी ही होगी। तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिए। तो इससे अब मैं आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी तक ये क्षेत्र दिखाने के लिए तीर बनाए, तो तीर या तो आपस में जो वेक्टर्स हैं पास आ सकते हैं, या जैसे जैसे आप दूर जाएं दूर जा सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप एक पॉइंट चार्ज का लें तो वो दूर जाने पर दूर जा रहा है। पानी अगर फैल रहा है फेंका हुआ, तो वो सब उसके वेग दूर जा रहे हैं, वो वेक्टर्स दूर जा रहे हैं। और अगर वो पास आ रहे हैं तो ये बाएं ओर का जैसा होगा, या एक समान रूप के पाइप में पानी एक साथ बह रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या कर सकता है ये, तो इसको हम कहेंगे, ये जो इन तीरों के पास आने की, विचलित होने की, सम्मिलन होने की, या एक रूप से बहने की, इसका वर्णन करेंगे डाइवर्जेंस द्वारा। तो वेक्टर फील्ड का फैलाव या उसका उल्टा होगा संकुचित होना, या समान रूप से बहना, इसका विवरण डाइवर्जेंस द्वारा दिया जाता है। ये एक इसका गुणधर्म होगा। दूसरा जो गुणधर्म आप देखेंगे कि ये वेक्टर फील्ड ऐसे घुमावदार भी हो सकता है। यदि आप याद करें कि आपके 12th में एक धारा ले जाते हुए तार के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र, ये शायद आपने इसका चित्र ही देखा होगा। हो सकता है किसी किसी ने चुंबकीय क्षेत्र बनाया भी हो, लेकिन ज़्यादातर ने चित्र ही देखा होगा। तो इसको मैं खाली इसका चित्र लिख देता हूँ, ये आपने देखा नहीं है। लेकिन अगर वाकई में आपको वास्तव में आप देखना चाहें कि ये ऐसा भी कोई वेक्टर फील्ड होता है जिसमें घूम रहा हो, तो आप क्या करिए, एक गिलास लेकर उसके पेंदे में एक छोटा सा छेद कर दें। उसके पेंदे में एक छोटा सा छेद कर दें, जैसे आप आजकल मिलते हैं ये चाय पीने के गिलास जो कागज़ के बने होते हैं, उसको आराम से ये कर सकते हैं। और उसमें पानी भरकर पानी को उस छेद से बाहर निकलने दें। तो जब आप पानी नीचे जाएगा, आप देखेंगे ये पानी नीचे की ओर ऐसे बह रहा है कि वो छेद के चारों तरफ ऐसे घूमते हुए जाता है। ये बहुत आराम से दिखता है। तो ये भी एक वेक्टर फील्ड है। पानी का जो वेग है वो एक दिशा है उसकी, और उसका एक मान है। तो ये एक सदिश राशि है जो कि ऐसे घुमावदार है। तो इस वेक्टर फील्ड के घुमाव को हम कर्ल द्वारा इंगित करते हैं। और अब हम इनकी गणितीय परिभाषा निकालेंगे। तो पहले इस व्याख्यान में मैं ध्यान दूंगा डाइवर्जेंस। और फिर हम उससे अगले में ध्यान देंगे कर्ल पर। तो इन दोनों को, कर्ल और डाइवर्जेंस, तो पहले मैं एक इसकी प्रमेय दे देता हूं। डाइवर्जेंस इनका क्या महत्व है? इनका महत्व ये है कि गणित की एक प्रमेय जिसको हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ की प्रमेय या हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम। इस प्रमेय के अनुसार यदि हमें किसी सदिश राशि के क्षेत्र का डाइवर्जेंस और कर्ल पता हो, यानी कि उस क्षेत्र में किस तरीके से इस वेक्टर फील्ड का विचलन हो रहा है और किस तरीके से इसका घुमाव है, ये पता हो, और किसी खंड में, यानी कि किसी रीजन में, तो ये एक आपको कोई त्रिआयामी खंड दिया हुआ है। इसके अंदर हमको
डाइवर्जेंस और कर्ल पता है, और किसी खंड में उसकी सतह पर इस राशि, ये वेक्टर राशि है, वेक्टर फील्ड है, तो ये जो क्वांटिटी है वेक्टर है, इस राशि का लंबवत यानी कि नॉर्मल घटक कंपोनेंट पता हो तो इस रीजन में, इस खंड में हर स्थान पर इस सदिश राशि के क्षेत्र का मान, और जब हम सदिश राशि के क्षेत्र का मान की बात करते हैं तो मान, तो इसको लिख देते हैं, और दिशा दोनों का मतलब होता है, दिशा दोनों निकाला। सकता है। तो आप देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस और कर्ल का ये महत्व है कि अगर हमको ये पता हो और इस क्षेत्र के, इस खंड के अंदर हमको इसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल कंपोनेंट का पता हो तो इसके अंदर हम पूरी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। इसीलिए इनका जानना ज़रूरी है। तो इस थ्योरम से के बेसिस पर, इस थ्योरम के आधार पर हमको किसी भी सदिश राशि क्षेत्र के लिए उसके कर्ल और डाइवर्जेंस, इसका ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो अब हमें इसके बारे में सीखना होगा, क्योंकि इसको फिर हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए प्रयोग में लाएंगे। तो अब मैं ध्यान देना चाहूँगा सदिश राशि क्षेत्र के डाइवर्जेंस पर। तो जैसा कि हमने पहले ही देखा और मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसकी अनुभूति दी कि डाइवर्जेंस का मतलब होता है विचलन, मतलब कैसे ये क्षेत्र फैल रहा है, और इसका विलोम है सम्मिलन, कैसे क्षेत्र कहीं पर मिल रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें एक ही गणितीय मात्रा से दी जाएंगी, एक ही मैथमेटिकल क्वांटिटी से दी जाएंगी, क्योंकि जहाँ पर विचलन होगा उसका सम्मिलन उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो सम्मिलन बराबर हम लिख देते हैं माइनस विचलन। तो ये आपको मैं अनुभूति दे रहा हूँ कि एक ही क्वांटिटी क्या हम निकालेंगे। और अगर कोई विचलन नहीं हो रहा है, मान लीजिए ये समान रूप से कुछ बह रहा है, जैसे कि पाइप के अंदर का मैंने एक समान अनुप्रस्थ काट वाले पाइप का में बहना वाला पानी, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि डाइवर्जेंस जो है इसका 0 होगा। तो इसको अब हम गणितीय तरीके से निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लीजिए, अब इसमें फिर से हम उदाहरण लेते हैं, इसीलिए मैं आपको अलग अलग सदिश राशियों के क्षेत्र का उदाहरण दे रहा था। उदाहरण हम लेते हैं बहते हुए पानी का। तो इसमें मान लीजिए पानी बह रहा है, एक पाइप में ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लीजिए पाइप का आकार ऐसा हो, तो पानी ऐसे बह रहा होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि कैसे इसकी डाइवर्जेंस को परिभाषित करा जाए।
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक पाइप है जिसमें से पानी निकल रहा हो और एक बर्तन में आ रहा हो, तो पानी ऐसे बहेगा। इसका विचलन हो रहा है। कई बार इसका उल्टा हो सकता है। मान लीजिए पानी भरा हुआ है और ये छेद की ओर आ रहा है, तब वेगों का सम्मिलन हो रहा है। तो ये सब डाइवर्जेंस के उदाहरण हैं और हम इसको अब मैथमेटिकली, गणितीय तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि अभी तक तो हमने खाली शब्दों में बोला, तो मैं आखिरी उदाहरण से चलूँगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक स्रोत लगा दिया जिससे पानी आ रहा है, पाइप है, और उससे जाने वाला पानी बाहर की ओर ऐसे आएगा। दूसरा उदाहरण मैंने दिया था कि मान लीजिए स्रोत नहीं है पर यहाँ पर एक छेद है, तो पानी इसकी ओर जाने लग जाएगा। यहाँ पर आने वाले पानी का विचलन हो रहा है, यहाँ पर सम्मिलन हो रहा है, और तीसरा है कि पानी एक समान बह रहा है। तो समान बहता हुआ पानी। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कोई छोटा सा वॉल्यूम या आयतन ले लूँ, तो इसमें से पानी बाहर जा रहा है। इस आयतन में से पानी पूरी तरह से बाहर निकल रहा है, इसमें पानी अंदर की ओर आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसी टाइप का कोई आयतन ले लूँ तो ना पानी बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कुल पानी बाहर आता है, कुल पानी दिए हुए आयतन के अंदर आता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कुल पानी अंदर आता हुआ बराबर कुल पानी बाहर जाता हुआ। यहाँ पर हम कहेंगे डाइवर्जेंस शून्य से बड़ी है। यहाँ पर हम कहेंगे डाइवर्जेंस शून्य से कम है, और यहाँ पर हम कहेंगे डाइवर्जेंस शून्य है। इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक कोई खंड है, इसके अंदर अब हम वेक्टर फील्ड की बात करते हैं। कुछ वेक्टर फील्ड की लाइनें आ रही हैं और कुछ बाहर जा रही हैं। उसको मैं बाहर जाने वाले को अलग रंग से दिखा देता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम लिख देते हैं, मान लीजिए n बाहर, इसको हम लिख देते हैं n अंदर। तो n लाइनें अंदर आ रही हैं और n बाहर की ओर जा रही हैं। यदि n बाहर माइनस n अंदर 0 से बड़ा है तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस हो रही है। कम है तो डाइवर्जेंस नेगेटिव है, 0 है तो डाइवर्जेंस 0 है। ये हमारी परिभाषा हो जाएगी। अब इसको हमको
गणितीय सूत्र में बदलना है, जो मैं अगले व्याख्यान में करूँगा। थैंक यू।